हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है विलियन सॉल्यूशन। इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताए थे न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देखिए, इसका लिंक होता है मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके जाके देखो। दोस्तों अब हम समझते हैं कि सेकेंड पार्ट में सेकेंड वीडियो में और न्यूमेरिकल्स, इसमें आपको मैं 4 बताऊंगा अलग अलग टाइप के। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अगर एग्जाम में आते हैं और अगर आपको इसका हल करना आता है, आंसर निकालना आता है, तो आप अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, आपको जो भी सवाल दे रखा है या न्यूमेरिकल्स दे रखा है उसमें मान जो दे रखे है उसकी पहचान करना आना चाहिए, लेकिन जो दिया गया उसको लिखना आना चाहिए। इसके अलावा आपको सेकेंड चीज़ याद होनी चाहिए, स्थिरांक। स्थिरांक मतलब नियतांक, कांस्टेंट जो होते हैं उनके मान पता होना चाहिए। हालांकि कभी कभी न्यूमेरिकल सवालों में दे रखे होते हैं, बट अगर नहीं दे रखे होते आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है सूत्र। अगर सूत्र नहीं पता है तो फिर आप हल ही नहीं कर पाओगे। तो 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके आराम से आप हल कर सकते हो और नंबर ला सकते हो। तो विलियन नामक चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, देखिए ध्यान से वीडियो को एंड तक। दोस्तों हम बात करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। तो क्या है, पढ़िए आराम से। एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH है। 500 ml है, हमको दे रखा है। अब देखो ml से मतलब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आयतन। ठीक है, किसका आयतन? विलियन का आयतन। और 4 ग्राम NaOH। अब 4 ग्राम से आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ से NaOH से आपको पता चल जाएगा कि NaOH क्या है? विलेय। NaOH क्या है? विलेय। और वो इसका भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम। कितना दे रखा है? 4 ग्राम। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, निकालते हैं। बहुत ही छोटा है और आसान है सवाल। देखिए, हमको जो पहले मान दे रखा है उसको लिख लेना आराम से। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है भाई साहब? तो हमको दे रखा है विलियन का आयतन। जो साफ साफ दिख रहा है उसको पहले लिख दो, विलियन का आयतन। हालांकि विलियन पहले लिखते हैं, बट विलियन को पहले लिख लेते हैं। विलियन का आयतन, विलियन के आयतन को दर्शाते हैं V से, और ये हमको ml में दे रखा है। कितना है भाई साहब? 500। ठीक है, 500 ml में। और इसके अलावा हमको दे रखा है विलेय का भार। तो विलेय का द्रव्यमान कहो, विलेय का भार कहो, एक ही चीज़ है। तो विलेय का भार या द्रव्यमान, और विलेय को हम B मान लेते हैं, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा WB। ठीक है, कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है। अब हमको निकालना है विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को दर्शाते हैं MB से। डन। हाँ, कैसे ज्ञात करोगे? तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको NaOH के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब NaOH को लेंगे सिंपल। अब जितने भी परमाणु दिख रहे हैं आपको, इनके द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। देखिए, सोडियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और द्रव्यमान संख्या होती है 23। 22 होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, बट इसके अपवाद स्वरूप कितनी होती है? 23 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, डबल कीजिए 16 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। 1 और 6, 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 हासिल आई 1। इसके बाद 1 और 2, 3, 3 और 1 हासिल, कितने हो जाएंगे? 4। 40 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ये होगा। ठीक है, मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह नीचे कम बचेगी। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम प्रति मोल। ओके, हाँ जी। अब हमको आगे कुछ नहीं ज्ञात करना है, अब सिंपल लिख दो मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा रखे हैं और उन चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल ओपन विलियन का आयतन। इसको आगे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा WB, विलेय का भार इंटू विलेय का अणुभार। तो ये हो जाएगा दोनों को मिला करके विलेय के मोल। विलियन का आयतन होता है जो कि V ml में है, तो हम लोग
1000 का ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ml में, लीटर में नहीं है, ml में, इसलिए। ओके, बस अब तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को मान रखना है। WB का मान कितना है? WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान 4 है, तो रख दीजिए 4 इंटू 1000 का 1000 बटे MB कितना है? MB अभी ज्ञात किया 40 इंटू V कितना है? 500। अब देखो, आपको जो 0 0 दिख रहे ऊपर नीचे वो कट जाएंगे। देखो 3 0 है यहाँ से, 2 0 तो यहाँ से कटेंगे, बाकी 1 0 यहाँ से, 3 0 खत्म। इसके बाद में 4 बचा तो 4, और ये 4 बचा तो 4 से 4 बचेगा क्या? 1/5। तो यहाँ से क्या बचा? ओनली फॉर 1/5। 5 का भाग देना 1 में नहीं जाएगा, इसके लिए लगा देंगे पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 10। 10 होने से कितनी बार जाएगा? 5 का 2 बार जाएगा, तो 0.2 क्या होगा? तो मोलरता है, मोलरता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो लीटर के लिए मैं L ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, उत्तर, ठीक है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग सेकंड। देखिए, दो द्रवों A तथा B, दो द्रव है, इसमें A और B है। इसके वाष्प दाब क्रमशः 80 mm, इसके जो वाष्प दाब दे रखे हैं, पहले का है A का है 80 mm और सेकंड का है 60 mm। कितना है? 60 mm। A के 3 मोल, A है, इसके मोल दे रखे हैं, A के कितने मोल है? 3 मोल है, और B के 2 मोल है, ठीक है। B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको राउल्ट के नियम वाला जो सूत्र होता है, या आप कहो तो जो अनादर्श वाला जो समीकरण होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं हम लोग। देखिए, जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, पहले तो हल करेंगे। क्या क्या दे रखा है? तो एक तो दे रखा है A का वाष्प दाब। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये है कि वाष्प दाब दे रखा है, वो पूरे का वाष्प दाब नहीं दे रखा है। जो आपका द्रव A है, इसका वाष्प दाब अलग से दे रखा है, इसका मतलब केवल उसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A का वाष्प दाब। मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, वाष्प दाब वो मोल लिख देता हूँ, ठीक है, साथ में। तो वाष्प दाब कितना है? 80, और मोल कितने हैं? वह 3 मोल। यहाँ पर पीछे मोल लगा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। और इसका भाई साहब mm, वह बीच में वह किया। इसके बाद में B का वाष्प दाब वह मोल। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके है 60 mm व 2 मोल। अब आपको निकालना है कुल दाब, ठीक है, कुल वाष्प दाब या कुल दाब। तो जो कुल दाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा द्रव A का दाब और द्रव B का दाब। इसको मैं डैश कर देता हूँ। द्रव A डैश का दाब और द्रव B डैश का दाब। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, ये मैंने डैश क्यों लगाया, क्योंकि इसका भी अपना एक अलग सूत्र होता है। वो क्या होता है? इसका हो जाएगा PA डैश बराबर PAXA, ठीक है। उसका जो वाष्प दाब है वो शुद्ध फॉर्म में, एंड साथ में उसका मोल अंश, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा PB डैश बराबर PB और XB, उसकी शुद्ध फॉर्म का वाष्प दाब और उसका मोल अंश। अब हम क्या करेंगे, जो भी मान दे रखे, अब देखो A का वाष्प दाब है और B का वाष्प दाब है, तो यहाँ पर अपने अपने वाष्प दाब दे रखे। इसका मतलब ये मान और ये मान, ये शुद्ध फॉर्म के मान हैं, जो कि किसके मान हैं? इसके, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो। ये है आपका PA का मान, ये है PB का मान। डन।
ओके तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे आगे। पी ए डैश का मान, तो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू एक्स ए। एक्स ए का मतलब होता है जो द्रव ए है इसका मोल भिन्न या मोल अंश। तो मोल अंश का सूत्र होता है उसके खुद के मोल बटे विलियन के टोटल मोल। तो खुद के मोल कितने हैं, एक ए द्रव के खुद के मोल कितने हैं 3, और टोटल द्रव के कितने मोल है, तो टोटल द्रव में 2 ही द्रव है, मतलब टोटल विलियन में कितने मोल हैं, तो टोटल विलियन के अंदर 2 ही द्रव है, एक ए है और बी है, उसके मोल क्या है 3 और 2। तो चाहे आप लोग 3 और 2 करो या 2 + 3 करो, एक ही बात है। तो 80 इंटू 3/5, ठीक है। 5 होता है वो कट जाएगा आपका 80 से एक बार, और यहाँ से कटेगा एक बार जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, 0 है पीछे, 30 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 mm, ठीक है। ओके 48 mm, इसका ज्ञात करो। पी बी डैश बराबर, पी बी का कितना है उसके शुद्ध फॉर्म में या उसके खुद के जो वाष्प दाब है वो कितना 60 इंटू एक्स बी का मतलब बी का मोल अंश, उसके खुद के मोल बटे विलियन के टोटल मोल। तो खुद के मोल कितना है 2, विलियन में कितने मोल है, तो विलियन के अंदर 2 ही मोल है, 2 + 3 कितना हो जाएगा 60 इंटू 2/5, 5 होता है वो 60 से कटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 0 है 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 mm, ओके। हाँ तो हमारे पास में पी ए डैश का मान कितना आया 48 mm और पी बी डैश का मान कितना आया 24 mm। अब हमको निकालना है कुल दाब। तो कुल दाब कैसे ज्ञात करेंगे, मैं नीचे ही कर रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, यहाँ पर दिख तो रहा होगा हालांकि, कुल दाब या कुल वाष्प दाब। तो पी ए डैश मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं कर रहा हूँ, जगह कम है बहुत। तो कुल दाब पी ए डैश का मान कितना है 48, तो लिख दिया 48 प्लस पी बी डैश का मान कितना है 24, जोड़ दो इसको, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और हासिल 1, कितना हो जाएगा 7, 72 हो जाएगा। तो 72 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा mm, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना मान आया 72, 72 आया। तो इस प्रकार से आपको करने होते सवाल को, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, वापस समझिए, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सवाल और करते हैं। हाँ दोस्तों अब हम समझते हैं 2 सवाल और। दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल सेम है, बट इसमें जो आपको निकालना है, मतलब जो सूत्र अप्लाई करना है वो अलग हो जाएगा। दोनों में ज्ञात करना है वो भी सेम है, और आपको जैसे कि दिखाई दे रहे दोनों भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो सूत्र लगेंगे दोनों में वो अलग अलग लगेंगे। तो उसको समझते देखिए। पहला सवाल ये है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर डेसीमोलर यूरिया, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, डेसीमोलर यूरिया विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको परासरण दाब ज्ञात करना है, ओके। इसमें पूछ रहा है कि डेसीमोलर यूरिया विलियन का, इसका मतलब विलियन का जो आयतन है वो आपको डेसी में यानी कि 10 मान के चलना है, जो आयतन है वो, और उसके अंदर जो मोल होगा वो होगा 1, यानी कि 1 भाग, जो कि 10 मोलर आयतन में, डेसीमोलर आयतन में क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आगे। और इसके बाद में जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दे रखा है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, उसको भी सिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आर का मान दे रखा है वो दे रखा है लीटर वायु प्रति डिग्री मोल में, ठीक है। अब जो दे रखा है उसको हम लिख लेते, देखिए हल करते, लिखेंगे दिया है
हमको तापमान दे रखा है 27, कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 273 का जोड़ कर देंगे, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, है ना। 3 और 7 10, हासिल है 1 और 7 और 2 9 और हासिल कितना हो जाएगा 0 10 और फिर 1 हासिल बचेगी, 2 में ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, तो 300 केल्विन। इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था डेसीमोलर यूरिया, इसको आपको क्या मान के चलना है पता है, इसको आपको मान के चलना है एन, एन का मतलब मोल और वी का मतलब आयतन, जो कि कितना मान के चलना है 1/10। ठीक है, नई चीज़ें थोड़ी समझने की बात है। इसके बाद में परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि आपको पी को ज्ञात करना है, पी को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा वो आपको दिमाग लगाना है। देखो इसमें टी आना चाहिए, एन वी और पी आना चाहिए, इसके अलावा आर भी आना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट दे रखा है, मतलब ऐसे ही नहीं दे रखा होगा, सूत्र में आना चाहिए। तो कौन सा सूत्र होता है आदर्श गैस समीकरण, पी बराबर एनआरटी। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण हमारे पास में होती है पी वी बराबर एनआरटी। अब v को हम n के नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, p बराबर n/v RT। ठीक है, अब जो भी मान है उसको रखते जाइए। n/v का मान कितना है, n/v का मान है 1/10, तो p बराबर 1/10 इंटू r का मान कितना है, r का मान ये रहा 0.0821 इंटू t का मान कितना है 300। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ओके, अब बचेगा कौन, तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा इनके साथ करोगे तो वही मान रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो 0.0821 इंटू 30। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ से ये आपको 0 हटाना है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को इस 0 के पीछे ले जाएंगे, तो ये 0 आपका हट जाएगा, यहाँ से 30 से 3 हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, इसका इसमें गुणा कर दो। तो मैं आपको गुणा करके बताता हूँ, देखिए 0.0821 इसको आपको गुणा करना है 3 से। ठीक है, 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 है, 0 को आप लिखो या नहीं लिखो बाद में लिख लेना। ठीक है, 3 का 1 में 3 एकम 3, 3 का 2 में 6, 3 का 8 में 24, 24 का 4 हासिल आई 2, 3 का 0 में 0 और हासिल 2 जोड़ दो 2, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो आगे, फिर 0 तो 0 ही आ जाएगा, ये मान आएगा। और पीछे आपका एक 0 है, मैंने आपको बताया था अभी, नहीं हटाना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, 0 को रहने देते हो, बाद में भी हटाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब पीछे एक 0 है, इसको हम 0 को उड़ा देते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है वो इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 और 4 के मध्य आ जाएगा, तो जो मान आएगा अपना फाइनली वो कितना आएगा 2.463। और ये जो मान होगा वो किस में होगा, तो ये मान हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर में, और ये मान जो होगा वो आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटीएम में हो जाएगा। ये आपका आंसर डन, बहुत ही आसान है। अब इसमें क्या है, आपको चेंज देखने को मिलता है वो आप लोग समझिए। देखिए है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग, सवाल को पढ़ो। 27 डिग्री सेल्सियस सेम कंडीशन है, यहाँ पर वैसे ही करना है आपको। यूरिया 0.01 m। अब यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है कि 0.01 m मोलर, मतलब ये जो दे रखा है वो दे रखा है विलियन की सांद्रता दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, सी दे रखा है। परासरण दाब की ज्ञात कीजिए, सॉरी तो परासरण दाब ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम है। बाकी यहाँ पर आर का मान भी वही होगा, बट यहाँ पर डिग्री लिखा था और यहाँ पर केल्विन लिखा है, तो ये चीज़ है इसमें। अब
हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए तो हमारा पास में जो दिया रखा है, दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। तो भाई साहब हमको जो दे रखा है वो तो टी दे रखा है, सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 का जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। इसके अलावा सी दे रखा है सांद्रता, वो कितनी दे रखी है? 0.01 m दे रखी है, ये है सांद्रता, ठीक है। हाँ, अब ज्ञात क्या करना है? परासरण दाब। अब यहाँ पर आपको परासरण दाब के लिए P को यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसा सूत्र लेना है जिसमें आपको R भी देखने को मिले, C भी देखने को मिले, T भी देखने को मिले और परासरण दाब को भी देखने को मिले। लेकिन परासरण दाब यहाँ पर P लिखा है, वैसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो परासरण दाब के अकॉर्डिंग P भी लिखा जाता है और परासरण दाब होता है उसका एक स्पेशल सूत्र होता है, उसमें आपको जो दाब होता है उसको लिखना होता है, परासरण दाब को पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या हो जाएगा? CRT, ये ध्यान रखना है, पाई बराबर क्या हो जाएगा? CRT। अब पाई बराबर C का मान कितना है? 0.01 इंटू R का मान कितना है? 0.0821 इंटू T का मान कितना है? 300। अब एक मज़ेदार बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इस पॉइंट को हटा दिया, हटाने के लिए एक दो संख्याएं तो 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, सिंपल। क्या बचा? एक, और यहाँ पर भी एक, एक का एक में भाग दो, एक का गुणा सबके साथ करो, वही रहेगा मान। क्या बचा है? तो 821 पॉइंट आ गया ना भैया, गड़बड़ कहाँ हो रहा है? 0.0821 इंटू 3, बस यही बचा है। भाग दे दो, भाग दिया था वही आएगा मान। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके पीछे जीरो नहीं है। आ रही है बात समझे? क्योंकि 2 जीरो कट गए हैं यहाँ से, इसके पीछे जीरो था, इसलिए हमने जो भी मान आ रहा है इसमें जीरो को हटा करके जो पॉइंट आगे था उसको पीछे ले गए थे, एक संख्या के पीछे। बट जो भी मान आएगा इसमें पॉइंट होगा वो नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको जो मान आ रहा है ये रहा 2463, तो ये जो मान आएगा 2463 एटमॉस्फेयर, इसमें एक कंडीशन करनी है कि पॉइंट होगा वो 2 के आगे ही रहेगा, क्योंकि जीरो है ही नहीं 3 के पीछे, तो हटाएंगे नहीं हम लोग और जीरो कर दो तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट सिंपल। ओके, तो दोस्तों हमने बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व किए चारों सवालों को। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।